Hello everyone, good afternoon all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter Evelyn. ये आपका शॉर्ट स्टोरीज का सेकंड चैप्टर रहने वाला और जस्ट इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट स्टोरीज का फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। तो अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है प्लीज़ उन क्लासेस को देख लीजिएगा। 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है लिटरेचर के नाम से, तो उसके अंदर वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो फुल वॉच कर लीजिएगा। अब रेगुलर क्लासेस रहने वाली है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अब रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। और देखो कंपलसरी की क्लासेस भी इस चैनल के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। रात के 9 बजे लाइव क्लासेस होती है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में लिटरेचर जिसके पास में भी है वो मेरे साथ में जुड़ जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम एवलिन के बारे में देखने वाले हैं, जो 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, ये जो एक ब्यूनस आयर्स के अंदर रहने वाला लड़का है, फ्रैंक उसका नाम है, उसके साथ में भागने की योजना बना रही होती है, बट कुछ इसको ख्याल आता है अपने घर परिवार के बारे में, जिसके वजह से ये उस लड़के के साथ में भागने से बच जाती है और अपने परिवार की इज्जत भी बचा लेती है। तो क्या रीज़न था कि उस लड़के के साथ में भागना चाहती थी और भागी भी नहीं, फिर क्या वजह है वो मेरे साथ में बने रहेगा। और आप भी अपने दिमाग में ये ख्याल कभी भी मत लाना, घर वालों को कभी भी डिसीव नहीं करना है, अपना करियर बनाओ वही, और इस करियर के साथ में पढ़ते रहिएगा। और देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे ऑथर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ऑथर है जेम्स जोयस। जेम्स जोयस है जिनका यहाँ पे जन्म आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद में हम अगर आगे बात करें इस चैप्टर के अंदर लेखक परिचय के बारे में, तो यहाँ पे जो ये लेखक का ऑथर है, ठीक है ना, जेम्स जोयस इज ए मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के पहले चौथाई के ये एक मेजर लिटरेरी फिगर रहे हैं, यानी एक प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। क्या रहे हैं भाई? ये प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, यानी 20वीं सदी के चौथाई हिस्से के। अब जैसे कि मैं पहले बात करूं 20वीं सदी का चौथाई हिस्सा क्या बोलेंगे हम, यानी जैसे कि 1901 से लेकर 1925 तक के, इसको हम बोलेंगे 20वीं सदी का एक चौथाई वाला स्टार्टिंग का पीरियड टाइम बोलेंगे। ही इज नाउन फॉर हिज बोल्ड एक्सपेरिमेंट इन नैरेटिव टेक्निक्स इन फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है डियर उपन्यास या साहित्य, तो वे कथा साहित्य में कथात्मक, ये नैरेटिव टेक्निक्स का मतलब होता है कथात्मक साहित्य, क्यों उनके अंदर जो बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे उनके अंदर बड़े तरीके से जाने जाते थे। बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये जाने जाते थे। बोल्ड का मतलब होता है साहसिक, साहसिक कार्यों के लिए ये जाने जाते थे। जो जेम्स जोयस थे ना, ये कथात्मक साहित्य के जो साहसिक कार्य थे उनके लिए जाने जाते थे। आगे देखिएगा, एंड उलिसेस इज मोस्ट फेमस वर्क। देखो यहाँ पे वर्क का मतलब है रचना, ठीक है। वर्क का मतलब डियर यहाँ पे रचना, कार्य नहीं है। तो इनकी यूलिसिस नामक एक प्रसिद्ध रचना थी। एवलिन इज वन ऑफ द 15 स्टोरीज ऑफ डबलिन लाइफ। जो एवलिन है वो 15 कहानियों में से एक डबलिन जीवन के ऊपर आधारित है। जो एवलिन ये चैप्टर लिया गया है ये इनकी 15 कहानियों में से एक है, डबलिन जीवन के ऊपर आधारित है। फ्रॉम डबलिनर्स, कहाँ से लिया गया है? डबलिनर्स से लिया गया है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1914, यानी इन 15 कहानियों में से ये 1914 के अंदर पब्लिश हुई थी। इट इज ए सिंपैथेटिक पोर्ट्रेट ऑफ एवलिन। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्वक। देखो लेखक परिचय थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, बट आगे हम इसके बारे में, चैप्टर के बारे में देखेंगे। और ऑलरेडी भाई मैं इस चैप्टर का जो एनिमेशन वाला जो वीडियो होता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या समरी है वो मैं बता देता हूँ। अब वो आप देखते नहीं हो तो उसका भी मैं क्या करूँ भाई। तो यहाँ पे चित्रण किया गया है। पोर्ट्रेयल का मतलब होता है चित्रण करना। तो यहाँ पे एवलिन का एक सहानुभूतिपूर्वक चित्रण किया गया है। हु हैज विद इन हर रीच स्केप फ्रॉम द डोरजरी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, और यहाँ पे जो देखो डोरजरी का मतलब होता है उबाऊ या नीरसता, तो बड़ी नीरसता के साथ में वो यहाँ पे स्केप करना चाहती है, प्लान करना चाहती है हर लाइफ, बट कैन नॉट गैदर इनफ करेज टू सीज इट। लेकिन वह इसका साहस जुटा नहीं पाती है। क्या नहीं कर पाती है भाई? साहस जुटा नहीं पाई वो कि मैं भाग जाऊं क्या।
भाई इस चैप्टर के अंदर हम इस लड़की के बारे में देखेंगे कि वो फ्रैंक नाम का जो लड़का ब्यूनस आयरेस के अंदर रहने वाला है, क्या उसके साथ में ये लड़की भाग पाती है, साहस ही नहीं जुटा भाई भागने की, हिम्मत ही नहीं कर पाई, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये लेखक परिचय था, चाहे आपको बोरिंग लगे कुछ भी लगे, बट देखो कोई चीज़ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए लेकिन एंड तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई चीज़ एक बार बोलने पे समझ में नहीं आए, 10 बार बोलने पे समझ में आए। हो सकता है कहीं स्टूडेंट्स का IQ लेवल कम हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको हंसी मजाक के साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊं। ठीक है भाई, कभी तुम्हारे अंदर भी ये ख्याल आया होगा भागने का, मतलब जैसे कि घर से प्लान करना हो और घर से बाहर जाके सामने वाली दुकान और उससे जाके कुरकुरे चुरा ला हो ना, तो ये भी भागने का एक शौकीन रहता है तुम्हारे अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सी सेट एट द विंडो, यानी वह खिड़की के पास बैठी हुई है। सी सेट एट द विंडो वॉचिंग द इवनिंग इन वेट द एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब होता है जो बड़ी सी या छोटी सी सड़क होती है ना, उसकी बात करते हैं। तो द इवनिंग इन वेट द एवेन्यू, तो एवेन्यू के अंदर घुसते हुए देख रही होती है यार। हेड वॉज लीन अगेंस्ट द विंडो कर्टेंस, और जो उसका सिर है खिड़की के जो पर्दे हैं उनके सामने झुके हुए हैं। लीन का मतलब होता है झुके हुए होना, तो उसका सिर खिड़की के जो पर्दे थे उनके अगेंस्ट झुके हुए थे। एंड इन हर नोस्ट्रेल्स वॉज द ऑडियोर, ऑडियोर का मतलब होता है गंध, स्मेल का सिमिलर वर्ड ऑफ डस्टी क्रीटोन, यानी जो धूल के कण है ना, डस्टी क्रीटोन, उसके नोस्ट्रेल, नोस्ट्रेल का मतलब होता है जो नाक छिद्र होता है, नासा छिद्र, उनके अंदर उसको अभी भी वो जो स्मेल थी वो आ रही थी। सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। जो एवलिन थी ना वो थकी हुई थी, और थकने की वजह ये थी कि क्योंकि वो वर्क किया करती थी, बाहर जाती थी घर खर्चा चलाने के लिए, वो बाहर जो पैसे कमाती थी उसकी वजह से वो थक जाया करती थी। तो अब मतलब, और जो इसके पिताजी थे वो बड़े बोरिंग थे, मारा करते थे, गाली गलौज किया करते थे। तो इसका कोई भी घर परिवार के अंदर था ही नहीं। माँ ऑलरेडी चल बसी थी, इसके एक दो भाई की मौत भी हो चुकी थी, एक भाई जिंदा बचा था जो भी कहीं बाहर काम किया करता था। घर में जो पिताजी थे शराब पिया करते थे, गाली गलौज किया। तो ये लड़की ये सोचती कि क्यों ना इस घर से बाहर भाग जाए, दूर चले जाए किसी और के साथ में, बट नहीं जाती है। आगे देखिएगा, फ्यू पीपल पास्ट, कुछ लोग गुजर रहे थे, यानी जो एवेन्यू था ना, जो सड़क थी चौड़ी, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास्ट ऑन इज वे होम, और देखिएगा आगे, आखिर घर से जो लास्ट वाला जो मकान था उससे जो व्यक्ति घर के रास्ते से गुजरा, सी हेड इज फुट स्टेप्स क्लैकिंग अलोंग द कॉन्क्रीट पोमेंट, पोमेंट का मतलब होता है फुटपाथ यानी पैदल मार्ग। तो हियर इज फुट स्टेप्स यानी उसके पैरों की आवाज़ सुनती है। क्लैकिंग अलोंग, क्लैकिंग का मतलब होता है आहट, क्लैकिंग का मतलब होता है डियर आहट। अलोंग द कॉन्क्रीट पोमेंट यानी कंक्रीट का जो फुटपाथ बना हुआ था उसके ऊपर उसके जो पैरों की आवाज़ थी वो सुनती है। एंड आफ्टरवर्ड्स क्रंचिंग ऑन द सिंडर पाथ बिफोर द न्यू रेड हाउसेस, यानी जो रेड मकान था, लाल कलर का जो मकान था उसके सामने एक सिंडर पाथ भी था। सिंडर पाथ का मतलब होता है कि राख से बना हुआ रास्ता या अंगारों से बना हुआ रास्ता, उसके ऊपर क्रंचिंग की आवाज़ आती है। क्रंचिंग का मतलब होता है ऐसे कड़कड़ की आवाज़ या चरचराहट की आवाज़, जैसे कि कोयला चटकता है ना, वैसे वहाँ पे आवाज़ आती है, सिंडर की आवाज़ आती है। एक रेड हाउस है वहाँ पे। वन टाइम देयर यूज टू बी है फील्ड, और वहाँ पे एक मैदान था, वहाँ पे एक मैदान था जिसका हम यूज़ किया करते थे। देयर इन विच दे यूज टू प्ले एवरी इवनिंग विद अदर पीपल्स चिल्ड्रन, यानी अन्य लोगों के बच्चों के साथ हम उसका खेलने में प्रयोग किया करते थे। जो हमारा मकान था ना उसके सामने मतलब एक मैदान था, उसमें जो लोगों के बच्चे थे उनके साथ में हम खेलने का मज़ा लिया करते थे शाम के समय। देन है मैन फ्रॉम है वेलफास्ट, यानी वेलफास्ट का एक व्यक्ति था, पोर्ट द फील्ड यानी इस मैदान को खरीद लिया, एंड बिल्ड हाउसेज इन इट, और इस मैदान के अंदर मकान निर्मित कर दिया, बिल्ट कर दिया। नॉट लाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउसेज, ब्राउन हाउसेज बट ब्राइट ब्रिक हाउसेज विद शाइनिंग रूफ्स, यानी देखो उसने लिटिल ब्राउन हाउसेज की जगह एक चमकीला ईंटों से एक शाइनिंग रूफ वाला मकान बना दिया। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे लेकर,
लेखिका क्या कह रही है कि वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और उस जमीन को खरीद लेता है और वहाँ पे मकान बनाता है, यानी ब्राउन हाउसेस की जगह, यानी जैसे कि गोबर से हम लैप कर देते हैं उसकी जगह पे यहाँ पे ब्रिक हाउसेस बना देता है, चमकीले ईंटों का मकान बना देता है और जिसके ऊपर एक शाइनिंग रूफ डाल देता है, चमकती हुई छत। द चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू यूज टू प्ले टुगेदर इन दैट फील्ड। और जो बच्चे थे, द चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू यानी इस चौड़े से सड़क पे रहने वाले जो बच्चे थे, यूज टू प्ले टुगेदर इन दैट फील्ड, यानी साथ में खेला करते थे इस मैदान में। जैसे कि कईयों का नाम है यहाँ पे, डेवनिस नाम है यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे कि और नाम की बात करें, देखो यहाँ पे डिवाइन बोल दो या डेविनिस बोल दो, तो डिवाइंस था, वोटर्स था, डंस था, डून्स नहीं बोलना है या ड्यून्स नहीं बोलना है, डंस। लिटिल क्योग द क्रीपल, क्रीपल का मतलब था विकलांग, एक छोटा सा क्योग था जो विकलांग था, ठीक है, क्योग। सी एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उसके भाई और बहनें भी इस मैदान के अंदर खेला करते थे। कौन कौन खेलते थे भाई? डिवाइन खेलता था, वोटर खेलता था, डंस खेलता था और क्योग खेला करता था, और उसके भाई बहन इस मैदान में खेला करते थे। एर्नेस्ट हाउ एवर नेवर प्लेड, जो एर्नेस्ट था हालांकि वो कभी नहीं खेलता था, ये एवलिन का बड़ा भाई था, ये सॉरी बड़ी बहन थी, बड़ा भाई था। आगे प्रोनाउन से पता पड़ेगा। देखो इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम से हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा जेंडर है, आगे पता चला कि ही है, तो मतलब ये लड़का था। अर्नेस्ट हावेयर नेवर प्लेड, कभी नहीं खेलता था। ही वॉज टू ग्राउंड अप, क्योंकि वह बड़ा हो गया था। हर फादर यूज्ड ऑफन टू हंट देम इन एंड आउट ऑफ द फील्ड विद इज ब्लैक थॉर्न स्टिक, यानी ब्लैक थॉर्न स्टिक थी, यानी एक काली सी छड़ी थी, इनके माध्यम से जो पिताजी थे इनको बाहर और अंदर पकड़ा करते थे। यानी जो ये ग्राउंड था, ग्राउंड के अंदर इनके पिताजी क्या करते थे, इन बच्चों को पकड़ा करते थे, यानी उस छड़ी के माध्यम से इनको पकड़ते थे। कौन? इनके पिताजी। हालांकि उस समय जब इसकी माँ जिंदा थी एवलिन की, तब तक पिताजी का स्वभाव क्या था, ठीक था, लेकिन जैसे ही माँ की डेथ होती है तो पिताजी का थोड़ा मेंटली स्वभाव ठीक नहीं रहता है। इसके बाद में देखिएगा, बट यूजुअली लिटिल क्यूफ यूज्ड टू कीप, हालांकि जो क्यूब था यूज टू कीप निक्स, निक्स एक प्रकार की आवाज़ होती है, जैसे कि जो चोर हुआ करता था, जब एक चोर अंदर चोरी कर रहा होता है, दूसरा चोर बाहर होता है कि हाँ भाई आ गया, घर वाला आ गया, मकान मालिक आ गया, निकल ले, तो ये निक्स वर्ड हम यूज़ किया करते थे, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो छोटा क्यूब था, जब उसके पिता को आते हुए देखता था, तो स्टिल दे सीम्ड टू हैव बीन रेदर हैप्पी देन, तो वह उसे रोक नहीं पाया और चिल्लाया, यानी खुशी के मारे वो चिल्लाता, अरे अरे पिताजी आगे, भागो भागो, तो मतलब वो चिल्लाता था। हालांकि क्योग विकलांग था, भाग नहीं सकता था। हर फादर वॉज नॉट सो बैड देन, उस समय पिताजी ज़्यादा बुरे नहीं थे। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा हर मदर वॉज अलाइव, यानी उसकी माँ अभी जिंदा थी उसकी माँ। दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, और ये ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं थी। भाई अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना डियर, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके। देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो मैं रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। भाई इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत वास्ट है, वेरी वास्ट सिलेबस, बट मैं आपको कोशिश कराऊंगा जल्द से जल्द सिलेबस हाफ ईयरली से पहले कंप्लीट करवा दूं, चाहे मुझे 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, बट मैं लूँगा। लेकिन एक ही शर्त पे है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइव क्लास ज्वाइन करो। मुझे लाइव क्लास का शेड्यूल बता देना, अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है ना डियर। तो देखो ये एवलिन बैठी हुई है और एवेन्यू के ऊपर जो भी आते जाते व्यक्ति है उनको देख रही होती है। आगे देखिएगा, दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो, सी एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल ग्राउंड अप, यानी वह उसके भाई और बहन अब बड़े हो गए थे। हर मदर वॉज डेड, और उसकी माँ मर गई थी, एवलिन की माँ मर गई थी। टिजी डन वॉज डेड, और जो टिजी डन थी वो भी मर गई थी। ये जो डन है ना, ये लड़की है। एंड द वोटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, और जो वोटर्स था जो इनके साथ में खेला करता था ना, वो भी इंग्लैंड जा चुका था।
एवरीथिंग चेंजेस, हर कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग चेंजेस मतलब प्रत्येक चीज बदल जाती है। नाउ सी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स, नाउ सी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स, और वह लड़की भी अन्य लोगों की तरह भागना चाहती थी, गो अवे होना चाहती थी। ये सब जा चुके हैं, मैं भी यहाँ से भाग जाती हूँ, टू लीव अर होम, यानी वह घर को छोड़ना चाहती थी। ठीक है भाई मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले, कोई समस्या तकलीफ है किसी को? है पापा की परी, पापा का मगरमच्छ, कोई है यहाँ पे? कमेंट कर दीजिएगा। देखो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखो, होम घर, सी लुक्ड राउंड द रूम, यानी वह रूम के अंदर चारों ओर देखती है, यानी भागने से पहले मतलब सारी चीज़ों को देखती है। मान लो कि आपसे भी ऐसा कभी इंसिडेंट हो जाए और आपको ये बोला जाए कि तेरी मौत होने वाली है, तेरे पास में 1 घंटा है, बोल तू 1 घंटे में क्या करेगा? बताओ, तुम ही बताओ क्या करोगे अगर तुम्हें ऐसे बोल दिया जाए। तो ये लड़की भागने से पहले क्या करती है कि घर के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको देखती है। रिवाइविंग ऑल इट्स फेमिलियर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं, रिवाइविंग का मतलब होता है याद करना। तो कमरे के अंदर जितनी भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट थी उन सारी चीज़ों को वो देखती है। सी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मैनी ईयर्स, यानी वह इस धूल को सप्ताह के अंदर सालों से साफ करते हुए आ रही थी। डस्टेड का मतलब है यहाँ पे साफ करना, धूल मिट्टी को साफ करना, यानी प्रत्येक सप्ताह में इस मिट्टी को साफ किया करती थी। प्रत्येक यानी कई सालों से ऐसा काम करते हुए ये लड़की आ रही थी, और आज ये काम करते करते इसको 19 ईयर हो जाते हैं। हालांकि 19 ईयर मतलब ऐसा नहीं है कि उन पैदा होते ही साफ सफाई करने लग गई। आगे देखो, वॉन्डरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, यानी ये ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर से धूल उड़कर यहाँ पे आ रही हो। परहैप्स शी वुड नेवर सी अगेन दोज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच शी हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग डिवाइडेड। तो सी वुड नेवर सी अगेन, यानी शायद वह, परहैप्स का मतलब होता है डियर, शायद वह इन चीज़ों को कभी देख पाएगी जो ये फेमिलियर ऑब्जेक्ट है। सी हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब यहाँ पे अलग होना, यानी उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इन फेमिलियर चीज़ों से अलग हो पाऊंगी, कभी नहीं सोचा था उसने। एंड येट ड्यूरिंग ऑल दोज ईयर्स सी हैड नेवर फाउंड आउट द नेम ऑफ द प्रीस्ट whose yellowing photograph hang on the wall above the broken harmonium beside the cloud। तो देखिएगा यहाँ पे बात की गई है कि एंड yet during all those years, यानी कई सालों के दौरान she had never found out the name of the priest, यानी उस पुजारी का नाम नहीं जान पाई, खोज नहीं पाई। कई वर्ष बीत गए लेकिन उस प्रीस्ट का नाम नहीं खोज पाई, जिसकी एक पीली सी फोटोग्राफ, पीला सा एक चित्र लगा हुआ है। यानी देखो कई दिनों से अगर कोई कागज का टुकड़ा होता है तो थोड़ा येलोइश हो जाता है, तो येलोइंग टाइप का एक फोटोग्राफ था जो हारमोनियम, जो टूटा हुआ हारमोनियम था ना, उसके बगल में ऊपर टका हुआ था, एक फोटो टकी हुई थी। ये जो निक्स है उसका मतलब यहाँ पे दे रखा है, जो चोरों के लिए यूज किया जाता था। कलर्ड प्रिंट ऑफ द प्रोमिस मेड टू ब्लेस्ड मार्गरेट मैरी एलेक्वेक। तो ये एक व्यक्ति का नाम है जो ये बताता है, ये चीज़ बताता है कि ये इसका चित्र है, ठीक है, उसके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, कोई समस्या तकलीफ किसी को? उसके द्वारा जो भी किए गए थे प्रोमिस थे, उनके द्वारा इस चीज़ को ये दिखाते हैं। ठीक है, किए गए वादे को ये दिखाते हैं। ही हैड बीन ए स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर, वह एक स्कूल का दोस्त था। ही हैड बीन ए स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर, जो ये फोटो लगी हुई थी ना, वो पिताजी का एक दोस्त था स्कूल टाइम का। वेन एवर ही शोड द फोटोग्राफ टू ए विजिटर हर फादर यूज टू पास इट ए कैजुअल वर्ड, और जो कोई भी पिताजी के पास में मिलने के लिए आता था तो पिताजी उनको बोलते थे कैजुअल वर्ड में, मतलब एक सहज भाव से। कैजुअल वर्ड का मतलब होता है एक सहज शब्दों में बोलते थे। ही जैन मेले वर्ण नाउ, अब ये मेले वर्ण में रहता है। कहाँ रहता भाई? अब मेले वर्ण में रहता है। ऐसे पिताजी कोई भी मिलने वाला व्यक्ति आता था तो बड़े सहज भाव से बोला करता था कि हाँ ये मेरा क्लासमेट है।
ठीक है मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू, यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ किसी को होनी तो नहीं चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की तुम्हें। आगे देखिएगा, सी हैड कंसेंटेड टू गो अवे। कॉन्स्टेड का मतलब होता है सहमत होना, यानी वह बाहर जाने के लिए सहमत हो जाती है। टू लीव हर होम, और अपने घर को भी छोड़ने के लिए, यानी दूर जाने के लिए और घर को छोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। वॉज दैट वाइज, वॉज दैट वाइज, ये क्या समझदारी थी भाई, ये क्या समझदारी थी, क्या तुम ही बताओ, क्या ये समझदारी थी घर से भाग जाना इस तरीके से। सी ट्राइड टू वाई ईच साइड ऑफ द क्वेश्चन, और यहाँ पे वाई का मतलब है विचार करना, सोचना, समझना, अंदाजा लगाना। तो वो मतलब प्रत्येक पर्सन के हर पहलू को समझना चाह रही थी, कोशिश कर रही थी कि अगर मैं इस तरीके से भाग गई उस लड़के के साथ में तो समाज क्या कहेगा, पिताजी क्या करेंगे, कहीं पिताजी सुसाइड नहीं कर ले, मेरा एकमात्र इकलौता भाई बचा है उसका क्या होगा। तो मतलब उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना, मतलब समझदार इंसान हर चीज़ के बारे में सोचता है। इन आर होम एनी वे सी एड शेल्टर एंड फूड, यानी घर के अंदर कोई ना उसको आश्रय मिलता था, शरण मिलती थी। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय मिलना, शरण मिलना, एंड फूड यानी भोजन मिलता था। सी एड दोज होम सी एड नाउन ऑल हर लाइफ अबाउट हर, सी एड दोज होम सी एड नाउन ऑल हर लाइफ अबाउट हर, यानी इन चीज़ों के बारे में वो अच्छे से जानती थी। ठीक है, आप कोर्स निसंदेह, आप कोर्स का मतलब होता है बेशक या निसंदेह। सी हैड टू वर्क हार्ड, यानी वह कठिन परिश्रम करती थी। क्या करती थी भाई, कठिन परिश्रम किया करती थी। बोथ इन द हाउस एंड एट बिजनेस, कहाँ कहाँ देखो, घर का काम करती थी और बाहर धंधा भी किया करती थी, बिजनेस किया करती थी, क्योंकि घर के अंदर माँ तो थी नहीं ना, इस वजह से। वॉट वुड दे से ऑफर इन द स्टोर्स, यानी वो लोग स्टोर के अंदर क्या कहेंगे, जहाँ ये काम किया करती थी ना, कि अगर मैं भाग गई तो लोग क्या कहेंगे। व्हेन दे फाउंड आउट दैट सी हैड रन अवे विद अ फिलो, कि एक लड़के के साथ में भाग गई, जब उनको पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे से सी वो जब फूल, ये कहेंगे कि वो मूर्ख है। क्या कहेंगे कि वो फूल है, मूर्ख है। परहैप्स शायद, एंड हर प्लेस वुड बी फिल्ड अप बाय एडवर्टाइजमेंट, और जो न्यूज़पेपर या जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे किससे भर जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट से भर जाएंगे, यानी विज्ञापन से भर दिए जाएंगे। यानी जगह जगह विज्ञापन छपा दिया जाएगा कि ये लड़की ऐसे ऐसे काला मुंह करके भग गई। तो ऐसे ज़िंदगी में कभी कदम उठाना ही नहीं है, कितना भी मुश्किल दौर आ जाए। पढ़ो लिखो मेहनत करो और नाम कमाओ। बात ये देखो, ये इंग्लिश लिटरेचर है बेटा, इसके अंदर हर चैप्टर इस तरीके का ही मिलेगा, चाहे हिंदी साहित्य हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, तुम्हें इस तरीके के चैप्टर देखने को मिलेंगे। ये कुछ चीज़ें आपको सिखाएंगे और तुम्हें इस चीज़ को पूरा करना है। मिस गेवन वुड बी ग्लैड, मिस गेवन वुड बी ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, मिस गेवन में खुश होगी। सी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, जो क्या होता है उनका हमेशा ही एक क्या होता है, पलड़ा थोड़ा भारी होता है। पलड़ा क्या होता है, जो एज होता है, एज का मतलब किनारा है, पलड़ा भारी होता है। स्पेशली व्हेन एवर देयर वर पीपल लिसनिंग, जब लोग इस चीज़ को सुन रहे होते थे, जब इस चीज़ को सुन रहे होते थे ना, तो ये मिस गेवन है ना, इनका पलड़ा जो भारी होता था। मिस हिल, मिस हिल कौन है यहाँ पे, एवलिन, एवलिन हिल है पूरा नाम इनका, एवलिन हिल है। अभी शादी नहीं हुई ना, तो इसलिए मिस वर्ड यूज़ किया गया है। डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग, तो इससे ये कहा गया, मिस हिल आप क्या देख रही हो, आप क्या देख रही हो, ये महिलाएं इंतज़ार नहीं कर रही है, ये महिलाएं इंतज़ार नहीं कर रही है। लुक लाइवली मिस हिल, प्लीज़ प्लीज़ मिस हिल, इन चीज़ों को देखो, अरे जिंदा तरीके से देखो, लाइवली या लिवली, लाइवली तरीके से देखो इनको, जिंदा होके देखो। ये सब वो लड़का बोल रहा है, अरे मिस हिल आंखें खोल, अरे क्या सोच रही है तू, मतलब आंखें एक जगह टकटकी लगा के देखना। अरे मिस हिल क्या सोच रही है, अरे वो कुछ भी नहीं है,
शी वुड नॉट क्राई मेनी टीयर्स एट लिविंग द स्टोर्स, और वह स्टोर पे रहते हुए ज़्यादा आंसू नहीं बहाएगी। टीयर का मतलब होता है आंसू। अब देखो इंग्लिश लिटरेचर लियो तो कुछ वर्ड मीनिंग तुम्हें इजीली आती होगी, बट इन आवर न्यू होम, लेकिन ये अब उसका नया मकान था। इन ए डिस्टेंट अननोन कंट्री इट वुड नॉट बी लाइक दैट। इन ए डिस्टेंट अननोन कंट्री इट वुड नॉट बी लाइक दैट, जो अब इसकी समझ के परे नहीं होगा। देन सी वुड बी मैरिड, जब वह शादी कर लेगी। सी वह एवलिन, एवलिन जब शादी कर लेगी तो पीपल वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। देन तो लोग क्या करेंगे, सम्मान से पेश आएंगे। भाई वो बोल रहा होता है कि अगर तू शादी कर लेगी तो लोग बड़े रिस्पेक्ट से पेश आएंगे, या वो खुद ही सोच रही होगी कि अगर मैं शादी करूँ, भाग नहीं सच्चा है कि मैं शादी कर लूँ, लोग रिस्पेक्ट से पेश आएंगे। सी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, यानी वह ये नहीं चाहती कि उसकी माँ की तरह उसके ऊपर भी कोई ट्रीट किया जाए, यानी कोई व्यवहार खराब करे, ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पिताजी उसकी माँ के साथ में शायद अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इवन नाउ तो सी वॉज ओवर 19, यानी लगभग 19 वर्ष की ये लड़की हो गई थी। कितने साल की लड़की हो गई थी? ओवर 19, यानी 19 से ज़्यादा। सी समटाइम्स फेल्ट हर सेल्फ इन डेंजर ऑफ हर फादर्स वायलेंस, वायलेंस का मतलब था हिंसा, तो वह हमेशा अपने पिताजी की हिंसा का खतरा बना रहता था, यानी उसके ऊपर पिताजी का खतरा बना रहता था। सी न्यू, वह जानती थी, इट वॉज दैट हैड गिवन हर द पैलिपिटेशंस, पैलिपिटेशन का मतलब होता है धड़कन, तो वह जानती थी, एवलिन जानती थी कि इस वजह से उसकी धड़कनें तेज हो जाया करती थी, उसकी जो धड़कनें थी ना वो तेज हो जाया करती थी। When they were growing up he had never gone for her, यानी जब वो बड़े हो रहे थे, यानी बच्चे थे ना एवलिन के भाई बहन और खुद जब बड़े हो रहे थे, तो लाइक ही यूज टू गो फॉर हैरी एंड अर्नेस्ट, तो जो ये एवलिन थी हैरी और अर्नेस्ट के साथ करता था, जैसा व्यवहार है पहले हैरी और अर्नेस्ट के साथ में किया करता था ना, वैसे अब वो उसके साथ में व्यवहार नहीं करता था। बिकॉज सी वॉज ए गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की थी, इसलिए वो उसके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया करता था। बट लेटरली ही हैड बिगन टू थ्रेटन हर, लेकिन अब बाद में उसके ऊपर उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, थ्रेटन करना शुरू कर दिया था। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, डराना, तो उस लड़की को बाद में डराना धमकाना शुरू कर दिया था। से वॉट ही वुड डू टू हर ओनली फॉर हर डेड मदर सेक, और डियर सेक का मतलब होता है खातिर, बोलते ना तेरे खातिर मैं मर जाऊं जी जाऊं जो भी है, तो वो ये बोलता था कि तुझे तेरी माँ के लिए इस तरीके करना होगा, जैसे तेरी माँ मर गई ना उसके लिए तुझे ये चीज़ें करना पड़ेगा। एंड नाउ सी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर, अब उसको कोई बचाने वाला नहीं था। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, यानी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं था। अर्नेस्ट वॉज डेड एंड हरी, जो अर्नेस्ट था वो मर चुका था, अर्नेस्ट अब मर चुका था, एंड हरी भी मर चुका था, इसके जो भाई थे ना वो वॉज इन द चर्च, सॉरी हरी की बात करते हैं, हरी नहीं मरा था, अर्नेस्ट मरा था, और हरी के लिए यहाँ पे वो वर्ड आया है जो मरा नहीं है, अभी ध्यान रखना। हरी वॉज इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस, यानी जो हरी था वो चर्च के अंदर डेकोरेटिंग का काम किया करता था। अब तुम बोलोगे सर जी आप तो कभी मरा रहे हो, कभी मतलब मार रहे हो, और कभी जिंदा कर रहे हो उसको। हाँ भाई मैं मरा तो इसको नहीं रहा रही, वो रीज़न तो ये है ना कि जो हरी है, चैप्टर को पढ़ोगे पूरी लाइन पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा ना। वॉज नियरली ऑलवेज डाउन समवेयर इन द कंट्री, जो इस कंट्री से यानी देहात क्षेत्र से बड़ी दूरी पे काम किया करता था। बी साइड्स के अलावा द इनवेरिएबल, इसके बल, इनवेरिएबल का मतलब होता है हमेशा
स्केबल यानी झगड़ा, यानी ये एक साथ वर्ड है तो वो हमेशा स्केबल किया करता था। स्क्वेयर एल से ध्यान रखना, स्केबल। फॉर मनी ऑन सैटरडे नाइट, यानी एवलिन का सैटरडे की नाइट को पैसा आया करता था। तो उस दिन इतना झगड़ा हुआ करता था हमेशा की तरह। एड बिगेन टू वियरी हर अनस्पेकेबली, यानी बिना बोले उसको ये सारी चीज़ें सहन करना पड़ता था। बेकाबू होके उसको इन चीज़ों को सहन करना पड़ता था। सी ऑलवेज गेव हर एंटायर वेजेस, और ये लड़की पूरी मजदूरी दे दिया करती थी। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, पूरी मजदूरी दे दिया करती थी। लो पिताजी खाओ, ऐस करो। 7 सीलिंग्स, यानी पूरी 7 की 7 सीलिंग्स, ये सीलिंग का मतलब होता है एक राशि होती है वो। एंड हरी ऑलवेज सेंट अप वोट ही कुड, बट ट्रबल वॉज टू गेट एनी मनी फ्रॉम हर फादर, यानी हरी भी कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पिताजी को उनको लाने में थोड़ी समस्या हुआ करती थी। ट्रबल वॉज टू गेट एनी मनी, क्योंकि हरी थोड़ी दूर पे रहा करता था ना, तो पिताजी जाया नहीं करते थे, तो थोड़ी उनको मुसीबत हुआ करती थी, इस वजह से वो नहीं लाते थे। बेटी के पैसों पे कभी पलना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना। ही सेड सी यूज टू स्क्वेंडर द मनी, और उसने कहा, पिताजी ने कहा कि ये लड़की पैसों को स्क्वेंडर कर देगी। स्क्वेंडर का मतलब होता है उड़ा देना, किसी के ऊपर पैसे लुटा देना, यानी मतलब क्या करना है कि कहीं वार में जाएगी, शराब खाने में जाएगी दोस्तों के पास, और पैसे स्क्वेंडर कर देगी, लुटा देगी। दैट शी हैड नो एड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हर हिज हार्ड अर्न मनी टू थ्रो अबाउट द स्ट्रीट्स, और वो ये नहीं, देखो वो क्या बोलता है, सी हैड नो एड, यानी उसमें दिमाग नहीं है, और ये लड़की गलियों के अंदर पैसों को क्या कर देगी, फेंक देगी। मैं ये नहीं चाहता कि ये लड़की मेहनत से कमाए हुए पैसों को बाहर फेंक दे। एंड मच मोर, और इतना ही नहीं, फॉर ही वॉज यूजुअली फेयरली बैड ऑन सैटरडे नाइट, यानी वह शनिवार की रात को बहुत बुरा पेश आया करता था। इन द एंड ही वुड गिव, बस थोड़ी देर की क्लास हो रही है डियर, ज़्यादा लॉन्ग हम क्लास रखेंगे नहीं, 30 से 40 मिनट के अराउंड ही हम क्लास रखेंगे, ठीक है। द मनी एंड आस्क हर हैड सी एनी इंटेंशन बाइंग संडेज डिनर, और वो पूछता है क्या तुम्हें संडे की डिनर का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा है कि नहीं, क्या अरे कल के लिए क्या खरीदेगी। देन सी हैड टू रस आउट एज क्विकली एज सी कुड एंड डू हर मार्केटिंग, वह जल्दी से, देखो रस का मतलब होता है तेजी से बाहर की ओर जाती है। देखो रस का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, क्विकली का मतलब तेजी से बाहर की ओर दौड़ी। सी कुड एंड डू हर मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग जितनी चीज़ें थे। होल्डिंग हर ब्लैक लेदर पर्स टाइटली इन हर हैंड, और एक काले लेदर का एक पर्स था, उसको अपने हाथों में टाइटली पकड़ लेती है। सी एल्बोड हर वे थ्रू द क्राउड, और अपनी कोहनी से क्राउड को दूर करती है। एल्बो का मतलब कोहनी, ऐसे धक्का देती है, रे हटो भाई मेरे को आगे जाना है। एंड रिटर्निंग होम लेट अंडर हर लोड ऑफ प्रोविजन, और वापस लौटती है एक प्रोविजन के साथ में। प्रोविजन का मतलब होता है सामान, यानी जो घर का सामान होता है उसके साथ में लौटती है, खाने के सामान के साथ में लौट के आती है, भारी लोड होता है उसे। सी हैड हार्ड वर्क टू कीप द हाउस, यानी वह घर को चलाने के लिए कठिन परिश्रम करती थी। एंड टू सी दैट ही 2 यंग चिल्ड्रन, क्योंकि उसके ऊपर 2 यंग लोगों यानी यंग बच्चों का भार था। वो हैड बीन लेफ्ट टू आर चार्ज, जिसके ऊपर वेंट टू स्कूल रेगुलरली, यानी उन्हें रेगुलर नियमित रूप से स्कूल भेजने का भी चार्ज था। एंड गोट देयर मील्स रेगुलरली, उन्हें नियमित रूप से भोजन खिलाना भी था। इट वॉज हार्ड वर्क, ये कठिन परिश्रम था। ठीक है चुन्नू मुन्नू, अरे यार तू इतनी बेहूदी हरकतें भी मत कर, इतनी बेहूदी हरकतें भी मत कर। तू ये सोच रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ और कुछ तेरे समझ में नहीं आया। इतना गधा भी नहीं है तू, इतना गधा नहीं है, लिटरेचर लिया है तो थोड़ा IQ लेवल बढ़िया रख, बेवकूफ़ कहेगा। ए हार्ड लाइफ बट नाउ दैट सी वॉज अबाउट टू लीव इट, सी डिड नॉट फाइंड इट होली अनडिजरेबल लाइफ। तो इसके अंदर फिर बोलता है, यानी बोला गया बट नाउ दैट सी वॉज अबाउट टू लीव इट, क्योंकि शनिवार की रात को वह अक्सर काफ़ी बुरा व्यवहार किया करता था। अनडिजरेबल लाइफ,
उसे दे देता था। इस तरीके से जो बात होती थी, जो उसकी अनडिजेरेबल, अनडिजेरेबल का मतलब होता है अनिष्ट हो या अवांछनीय हो, जो सहन ही नहीं हो, जो सहन ही नहीं हो, तो वो इस तरीके से वो क्या करती थी, सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार रहती थी। आगे हम देखते हैं क्या लड़की इस लड़के के साथ में भाग जाती है। सस्पेंस बना रहेगा चैप्टर के एंड तक, क्या लड़की भागी और नहीं भागी तो फिर इसके साथ में क्या हुआ, क्या वो लड़का इसको लेकर भाग जाता है। तो मेरे साथ बने रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये एपिसोड कैसा क्या लगा आपको? हाय भाई, मेरे चुन्नू मुन्नू और मेरे घासी लाल घासी राम, ठीक है। तो एक बार वापस वीडियो को बैक करके देखना चाहिए, स्पीडोमीटर पे आप लगा के देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।